हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम 2001 और 2002 में आए थे। ये लेक्चर आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही, और भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पूछे जाते हैं उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें फ़ायदा करेंगी। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट जमींदार्स आर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टाज टू द फार्मर which were not issued by many of the zamindar. What was the reason behind this? Zamindar were trusted by the farmers. There was no official check upon the zamindar. It was the responsibility of the British government. The farmers were not interested in their getting patta. देखिए, जो किसान थे वो ज़मींदारों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। क्यों? पहले इसको समझने के लिए हम लोग ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, इसको पूरा अच्छी तरह समझते हैं। इसको प्लान किया था जॉन शोर ने और इसको इम्प्लीमेंट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। कहाँ इससे लॉन्च किया गया था? इसको इम्प्लीमेंट किया था बंगाल में और बिहार में। इसको याद कैसे करेंगे आप? इसको याद कीजिए बेबी के नाम से, BENGAL। यहाँ से लिया हमने बे, और जो बिहार है ना यहाँ से लिया हमने बी, तो BEBI ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए, इसमें इस सेटलमेंट में जहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया गया था वहाँ पर खास बात ये थी कि जो लैंड था वो सरकार के हाथों में था। लैंड जो था वो किसानों के हाथों में नहीं था। सरकार ने क्या किया कि जो ज़मींदार हैं उसको उस लैंड का ऑनर बना दिया। ध्यान से सुनिए, किसानों को नहीं, ज़मींदारों को ब्रिटिश सरकार ने ज़मींदारों को उस लैंड का ऑनर बना दिया। अब क्या होगा? ज़मींदार ये लैंड देंगे किसानों को और उनको पट्टा देंगे। फिर क्या होगा? देखिए, ऊपर है ब्रिटिश, नीचे है ज़मींदार और उसके नीचे है फार्मर्स। तो दोस्तों इसमें होगा क्या? ये जो ज़मींदार है, ज़मींदार एक निश्चित रकम देगा इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कितना रकम देनी होगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको फिक्स कर देगा परमानेंटली। इसीलिए हम लोग इस सिस्टम को कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो मान लेते हैं कि ज़मींदार को देना है 100 रुपये हर साल। 100 रुपये हर साल देना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब ज़मींदार जो है वो अपने स्टेट में से जो भी फार्मर हैं उनसे पैसे वसूलेगा, उनसे कुछ रेवेन्यू वसूलेगा। मान लेते हैं कि ज़मींदार ने इनसे वसूला 110 रुपये। तो डिफरेंस कितना हुआ? इसको देना था 100 रुपये, इसने वसूला 110 रुपये। तो जो 10 रुपये का जो डिफरेंस है ना, 10 रुपये का डिफरेंस जो है ये हुआ ज़मींदार की कमाई। तो ज़मींदार को कितना देना है वो पहले से फिक्स है 100 रुपये। तो ज़मींदार लोग करते क्या थे कि वो किसानों से मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू वसूलते थे ताकि जो मार्जिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कि देखिए, अभी वसूला 110 रुपये, बाद में वसूलेंगे 120 रुपये, तो कितना हो गया मार्जिन हो गया 20 रुपये। तो दोस्तों इसी तरह से जो किसान है उनसे ज़्यादा वसूल करके जो ज़मींदार है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते थे। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए कि जो ज़मींदार वे आर गिवन फ्रीडम टू डिसाइड हाउ मच टू डिमांड फ्रॉम द कल्टिवेटर्स। जितनी इच्छा हो उतना आप डिमांड कीजिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक निश्चित अमाउंट हर साल मिलते रहना चाहिए, ये उन्होंने इंश्योर किया था। अगर ये ज़मींदार 100 रुपये सालाना इसको देने में नाकाम रहता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने में नाकाम रहता है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है क्या करेगा? इस ज़मींदारी को नीलाम कर देगा। मान लेते हैं कि अभी जो ज़मींदार है उसका नाम है राम ने 100 रुपया जो 100 रुपया जो देना है उसको वो नहीं दे पाया। तो क्या करेंगे? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस स्टेट की जो ज़मींदारी है उसको नीलाम कर देगी। जो नीलामी में आएंगे वो लगाएंगे बोली कि हम आपको 100 के बदले 101 रुपये देंगे, आपको 102 रुपये देंगे। समझ रहे हैं? तो जो अभी ज़मींदार है वो भी रहेगा वहाँ पर। जो अगला ज़मींदार है श्याम, मान लेते हैं कि श्याम भी आया है बोले लगाने, ठीक है। एक और है मोहन भी आया है बोले लगाने। तो इन तीनों में से जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वहाँ की ज़मींदारी, वहाँ की एस्टेट की ज़मींदारी उसे मिल जाएगी। अब वो व्यक्ति वहाँ के किसानों से रेवेन्यू वसूल कर पाएगा। यहाँ पर हमने परमानेंट सेटलमेंट है उसके बारे में जो भी चाहिए वहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। यहाँ पर जो ज़मींदार के पास जो लैंड राइट थे वो थे एलिएनेबल, रेंटेबल, हेरिटेबल, ये सब प्रॉपर्टी है उनकी। क्वेश्चन जो जनरली ये आते हैं वो ये आते हैं कि जो परमानेंट सेटलमेंट है उसे किसने प्लान किया था? तो आंसर क्या है? जॉन शोर। इसे किसने इम्प्लीमेंट किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया था भैया? 1793 में। अब देखिए, यहाँ पर सवाल था कि जो किसानों को पट्टा क्यों नहीं देते थे, तो आंसर ये है दोस्तों कि वहाँ पर कोई ऑफिशियल चेक नहीं था। मतलब कि जो ज़मींदार हैं उसको अकाउंटेबल नहीं बनाया गया था किसी के प्रति। तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है बी, दिस वाज द रीज़न बिहाइंड दिस।
तो दोस्तों इसके बाद अब आपको ये बताना है कि अभी हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट, इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको कौन इंट्रोड्यूस किया गया था, बंगाल एंड बिहार में। आपको ये बताना है कि जो महलवारी सिस्टम है वो कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तीसरा सवाल, जो रोयतवाड़ी सिस्टम है, इसमें जो डील होती है वो किनके साथ करी जाती है, आपको ये बताना है। तीसरा सवाल, किस सिस्टम में इंटरमीडिएटरीज नहीं होते, अब्सेंट होते हैं, किस सिस्टम में, परमानेंट सेटलमेंट, रोयतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट। अब जब हमने दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो डिस्कस किया ही है, जो हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम डिस्कस किया ही है, तो आप इन तीनों को जा करके, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट और रोयतवाड़ी सेटलमेंट, इन तीनों के बारे में जा करके पढ़ लीजिए, आपका ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 4 लाइन दी गई हैं। आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1835, सही क्या दोस्तों? आर्य समाज को 1835 में नहीं, 1875 में फाउंड किया गया था। मेरा पहला लाइन गलत है। जब मैंने 1 काटा तो मैंने क्या किया, मैंने 1 को काट दिया, तभी मेरे पास बी, सी एंड डी 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब हमें 3 में से एलिमिनेट करना शुरू करना है। तो देखिए दूसरा, लाला लाजपत राय अपोज्ड द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदा इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम, सही है क्या दोस्तों? ये जो बात है वो गलत है, सेकंड भी गलत हो गया। तो जब सेकंड गलत तो मैंने क्या किया, मैंने बी को और सी को काटा, मुझे आराम से आंसर मिल गया डी। चेक कीजिए इसको। अंदर केशव चंद्र सेन द ब्रह्म समाज कैंपेन्ड फॉर वुमेन एजुकेशन। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि ब्रह्म समाज की फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी, किसने की थी, आपको ये भी बताना है। तो देखिए, जो केशव चंद्र सेन था उन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए कैंपेन किया था, वो ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। मेरा जो 3 है वो सही है। विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग रिफ्यूजीज, जी हाँ बिल्कुल सही है। इनके बारे में, सर्वोदय समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सब के बारे में आप एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। यहाँ पर भी मैंने कुछ चीज़ें दे रखी हैं। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ डी। जो आर्य समाज था उसको फाउंड किया गया था 1875 में इन बॉम्बे बाय दयानंद सरस्वती। लाला लाजपत राय वॉज द फॉलोअर ऑफ आर्य समाज बट नेवर अपोज्ड इट। यहाँ पर क्या कह रहा था, यहाँ पर कह रहा था कि उसको अपील को अपोज किया था, जो कि सही नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको काटा था। देखिए, जो ब्रह्म समाज था वो फाउंड किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। इन्होंने जो वुमेन के खिलाफ जो अत्याचार होते थे उसको हटाने का, उसको दूर करने का कोशिश किया था। इजाज़त है कि जो चाइल्ड मैरिज है, जो बाल विवाह है, इसको हटाया जाए। जो पॉलीगॉमी है, जो बहुविवाह है, जैसे कि एक आदमी जो है वो कई सारे जो पत्नी है वो रखते हैं, तो उसको हटाया जाए। जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने की राइट है, वो दी जाए वुमेन को। उन्होंने, राजा राम मोहन राय जी ने एजुकेशन को सबसे अच्छा माध्यम समझा वुमेन की पोजीशन को इम्प्रूव कराने का। 1872 में आया था सिविल मैरिज एक्ट, जिसके अंतर्गत इस एक्ट ने जो कास्ट मैरिज है, जो कि इंटरकास्ट मैरिज है, उसको परमिट किया था, डाइवोर्स को लीगलाइज किया था, और जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है, जो विवाह करने की जो मिनिमम उम्र है, वो करी थी 14 साल लड़कियों के लिए, 18 साल लड़कों के लिए। मतलब कि अगर किसी लड़के की आयु 14 साल से कम है तो उसको माना जाएगा इलीगल। क्यों? क्योंकि इस कानून के अनुसार जो मिनिमम एज है वो 14 साल है। अब जो राजा राम मोहन राय जी थे उन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो अगर कोई क्वेश्चन आए कि किसने भूमिका निभाई थी अहम, तो बताना है आपको राजा राम मोहन राय। सती प्रथा क्या था, आप इसको सर्च कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। प्रार्थना समाज और आर्य समाज, इसके बारे में हमने दे रखा है। जो आर्य समाज जिसको फाउंड किया गया था दयानंद सरस्वती ने, कब किया था, 1875 में, जैसे कि अभी हमने देखा ऊपर। देखिए, ये जो आर्य समाज मूवमेंट था ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था दोस्तों। ये जो वर्ड रिवाइवलिस्ट, इसका मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी है उसको आप पुराने ज़माने में जो लॉज एंड कानून सब बने हुए थे उसके प्रति उसके जो रूप है उसके रूप में आप उसको चलाना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, जो आर्य समाज है इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो वेद हैं वो अनफॉलेबल हैं। उन्होंने कहा था कि जो वेद हैं वो गलत नहीं हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, ऐसा उन्होंने नारा दिया था। ये एक रिलीजियस रिवाइवलिस्ट प्रोग्राम था। फिर भी दोस्तों इन्होंने हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए
काफ़ी अच्छे प्रयत्न किए। उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए प्रयास किया। जो मैन और वुमेन के लिए उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन का प्रयास किया। उन्होंने जो चाइल्ड मैरिज है उसको प्रोहिबिट करने का, उसको रोकने का जो कोशिश है वो किया। उन्होंने ये भी चाहा कि जो कि विडोज़ हैं, जो कि देखिए पहले होता क्या था कि जो बच्चियां थीं उसकी छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। तो देखिए क्या होता था, जो पति था वो होता था काफ़ी उम्र का, उसकी जो एज होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, मगर जो बच्ची होती थी वो छोटी होती थी। तो जब ये बच्ची बड़ी होती थी तब तक उसका पति डेड हो जाता था, तो क्या हो जाती थी, वो विधवा बन जाती थी। तो इशू क्या होता था कि जब इस बच्ची ने कभी देखा ही नहीं कि उसकी शादी कैसे हुई, जैसे क्यों हुई वगैरह वगैरह, तो उनका रिमैरेज क्यों ना कराया जाए, उनकी जो दोबारा शादी क्यों ना कराई जाए। तो ये जो आर्य समाज वाले थे इनको भी कोशिश किए। अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज को फंड किया गया था एम.जी. रानडे ने एंड आर.जी. भंडारकर ने। कब किया था? 1867 में। ऑब्जेक्टिव था जो था वो जो ब्रह्म समाज थे उसकी तरफ ऑब्जेक्टिव था, मगर ये वेस्टर्न इंडिया में ही कन्फाइंड रहे। इन्होंने भी चाइल्ड मैरिज को क्रिटिसाइज़ किया, पॉलीगमी को क्रिटिसाइज़ किया और जो रिमैरेज है विडोज़ का उसको प्रमोट करना चाहा। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? इसका आंसर था 3 और 4, जो कि मैंने बताया यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, पहले आपसे मैं कुछ क्वेश्चन कर दूं। मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपसे, वो ये हैं कि आर्य समाज को किसने फाउंड किया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपको एक बात और बतानी है कि केशव चंद्र सेन से पहले जो ब्रह्म समाज था उसका प्रमुख कौन थे? केशव चंद्र सेन से पहले जो ब्रह्म समाज है उसका प्रमुख कौन थे? प्लस ब्रह्म समाज जो है वो 2 भागों में विभक्त हो गया था। इसका कारण क्या है? ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे, जो मॉडर्न इंडिया की जो किताब आती है छोटी सी पतली सी स्पेक्ट्रम, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप इस सवाल का जवाब आराम से दे सकते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? ये इस मूवमेंट का फाउंडर कौन था? आगा खान, अल्ताफ़ हुसैन अली, शबील नवानी एंड सैयद अहमद खान। तो अगला सवाल, जो फोर्ट विलियम कॉलेज था कलकत्ता में उसको किसने फाउंड किया था? कॉर्नवालिस, मैकॉले, वेलेस्ली, किसने किया था? आपको ये बताना है। यहाँ पर अब 2 क्वेश्चन फैक्चुअल हैं। आपको बताना है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश? किसने किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। किसने किया दोस्तों? तो ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। आंसर है बी, इसको आप याद रख सकते हैं। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसे विलियम जोन्स ने फाउंड किया था उसके मेंबर थे। इन्होंने 1794 में भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये सब फैक्ट आप याद रखिए, हो सकता है आगे के एग्जाम में आए। Which one of the following submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in ब्रिटिश पार्लियामेंट? देखिए, जो हाउस ऑफ कॉमन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट वाले की बात हो रही है, वहाँ की जो लोकसभा है ना वहाँ की बात हो रही है। तो किसने किया था? डेक्कन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा। तो दोस्तों देखिए 1875 जो ईस्वी है ये कांग्रेस के स्थापित होने से पहले का समय है। तो जब आप स्पेक्ट्रम किताब पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कांग्रेस से पहले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में काम कर रहे थे, वो क्या डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश से, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। उनमें से एक था इंडियन एसोसिएशन। तो यही जो थे, जो इंडियन एसोसिएशन वाले थे ना, उन्होंने ही हाउस ऑफ कॉमन में ये पिटीशन रखी जिसमें उन्होंने ये मांग की, उन्होंने ये डिमांड किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो। आंसर क्या है? आंसर है बी, इंडियन एसोसिएशन। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन दोस्तों, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादा। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स, ध्यान दीजिए, माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन द ईयर 1765? 1765 में क्या हुआ था आपको बताना है। 1765 में कौन सी लड़ाई हुई थी जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश को जो दीवानी की जो राइट है वो मिली? ये तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इस सवाल में क्या पूछ रहा है कि कौन सा ट्राइब था वो? तो दोस्तों वो ट्राइब था गारो ट्राइब था। आपको ये बतानी है कि जो गारो ट्राइब है, गारो, खासी एंड जैंतिया, ये तीनों ट्राइब भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? इन ट्राइब के नाम पर वहाँ पर कुछ पहाड़ भी हैं, वहाँ पर कुछ माउंटेन्स भी हैं। आपको ये हिंट दिया गया है, बताइए कि तीनों गारो, खासी, जैंतिया भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आंसर क्या है? आंसर है इसका ए, गारो। इसके बारे में जो चीज़ें जानी है हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है, इसको पढ़ सकते हैं आप।
इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ एक्ट्स दिए गए हैं और उसमें कौन कौन से प्रोविजन थे आपको ये बताना है। चार्टर एक्ट 1813, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या क्या प्रोविजन थे। उसमें प्रोविजन ये था दोस्तों कि जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका जो मोनोपोली है इंडिया से ट्रेड करने का, उसको ख़त्म कर दिया गया था। क्यों ख़त्म कर दिया गया था? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे वहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे उनका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। तो मैंने ए मैच किया 2 से। अच्छा, इस बात पता चलेगी, एक बुक आती है प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय जी की किताब है, काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों, मैंने खुद पढ़ी है वो किताब। इस किताब को आप देखिए, मैं रिकमेंड करूँगा आपसे कि देखिए हिस्ट्री के लिए आप 2 किताबें पढ़िए। एक है मॉडर्न इंडिया जो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी वाली, प्लस स्पेक्ट्रम। कुछ लोगों को जो एनसीईआरटी पढ़ाने वाली वो पढ़ने मज़ा नहीं आता, या आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने मज़ा नहीं आता, तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करके आप प्लासी टू पार्टीशन पढ़ सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैंने बिपिन चंद्रा का नाम क्यों नहीं लिया। जो मोटी वाली किताब आती है ना, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो काफ़ी मोटी किताब है दोस्तों। हाँ, किताब काफ़ी अच्छी है, आप पढ़ेंगे आपको काफ़ी फायदा होगा, मगर जितने पन्ने पढ़ने हैं वो काफ़ी पन्ने हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, आपको रिवाइज करने का उतना टाइम नहीं मिलेगा। जो स्पेक्ट्रम है दोस्तों, उसमें काफ़ी कम पन्ने में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा क्या आप पहले जो एनसीईआरटी है पहले वो पढ़िए, फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। ये जो प्लासी टू पार्टीशन किताब है ये काफ़ी अच्छी किताब है, ये जो है वो काफ़ी मेंस ओरिएंटेड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया गया है। तो अब आते हैं हम ऑप्शन पे, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके जरिए क्या किया गया था। इसके ज़रिए जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेजेंट करने के लिए कहा गया था, ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। भारत में जो राज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करने होंगे कंपनी के डायरेक्टर्स को। तो बी मैच कर गया 4 से, मैंने ए मैच कर दिया 2 से। क्या हो गया था, जब मैंने ए को 2 से मैच किया था तो मैंने काटा बी, मैंने काटा डी। अब मतलब आंसर है ए या सी। अब देखिए, जब मैंने बी को मैच किया 4 से तो क्या हुआ, मुझे आराम से आंसर मिल गया ए, क्योंकि बी का जो 4 है वो केवल ए से ही मैच कर रहा है। सी में बी को 3 से मैच कर रहा है, जो कि गलत है। देखिए, जब एक्ट 1858 वाला पास हुआ तो उसमें क्या कहा गया था, उसमें यह कहा गया था कि जो पावर है, जो इंडिया को गवर्न करने का पावर है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो अगर आप 4 को पहचान नहीं भी पाए थे तो ये काफ़ी इजी सवाल है। एक्ट ऑफ 1858 के तहत यह किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश किया गया था, उसकी जगह जो पावर है वो ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफ़र किया गया था। तो सी को हमने मैच किया 3 से। कौन कौन मैच हुआ दोस्तों, एक तो हुआ डी और एक तो हुआ ए। तो डी तो मैंने पहले ही काट दिया था, तो मेरा आंसर आराम से आ गया है। अगर आप ये जो सेकंड वाला है इसको आप नहीं भी मैच कर पा रहे थे तो सी वाले से आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। और जो पिट्स इंडिया एक्ट क्या करेगा, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको सेटअप किया गया था टू फुल्ली रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है ए। इन सब एक्ट के बारे में जो मेन प्रोविजन है उसके आपको पता होने चाहिए, पता नहीं कब कैसे सवाल आ जाए। और अगर आप वो सवाल छोड़ करके आएंगे तो आप काफ़ी डिसएडवांटेज में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है दोस्तों, करंट अफेयर के सवाल आपको याद करने में परेशानी होगी, मगर अगर आप इसको कुछ 2 या 3 बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, तो आपको ये चीज़ें याद रहती हैं। हम देखते हैं अगला सवाल अब। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ लूँ कि ये बताइए कि भारत में जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको किस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में? मैं आपको केवल 2 ऑप्शन दूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड अगला एक्ट है, इससे पहले का एक्ट है 1909 वाला। किसके अंतर्गत? ये है मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म वाला और ये है चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाला। तो किस रिफॉर्म के अंतर्गत भारत में स्पेशल इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वायसरायज अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉरपोरेट फंक्शनिंग? तो कौन सा था दोस्तों? ये था इंडिया काउंसिल एक्ट 1961। फैक्चुअल सवाल है, आपको ये सब देखी चीज़ें पता होनी चाहिए थी। ए, इसीलिए मैं कहता था कि जो जितने भी काउंसिल एक्ट, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, सबके बारे में आप पढ़ डालिए एक बार। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, इसके फीचर्स, काउंसिल कंपोजिशन, काउंसिल के पावर और जो प्रोविजन है और जो प्रोविंस हैं उसके काउंसिल के क्या क्या पावर होंगे, क्या फंक्शन होंगे, सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। होयसल मोन्यूमेंट्स आर फाउंड इन विच प्लेस? तो आंसर क्या है दोस्तों? हम्पी,
बेलूर, मैसूर एंड बेंगलोर, श्रृंगेरी या धड़वार। तो दोस्तों इसका एक फैक्चुअल को सवाल है, इसका आंसर है बेलूर एंड हलेबिद। मेरा आंसर है बी। अगला सवाल, विच वन ऑफ द चोला किंग्स कॉन्कर्ड सिलियन। ये जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम है। आपको ये बताना है कि इसने किसी चोल राजा ने इसको सबसे पहली बार कॉन्कर्ड किया था। तो आंसर क्या है? इसका आंसर है राजेंद्र चोल। आंसर है सी। देखिए जो राजाराज वन है ना, राजाराज वन ने इसको जीता था, मगर इसको केवल आधा ही जीता था। जो राजेंद्र चोल है इसने 1018 में जो सिलियन है, जो श्रीलंका है, उसको पूरी तरह जीता था। मेरा आंसर है सी। जिस तरह श्रीलंका का नाम सिलियन है, तो आपको ये बताना है कि जो म्यांमार है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड। किस शहर में लिंगराज मंदिर बसा हुआ है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोटा, श्रवणबेलगोला। तो देखिए दोस्तों, कई लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि हम लोग आर्ट एंड कल्चर को कहाँ से पढ़ें, किस सोर्स से पढ़ें। तो वो लोग कई सारी किताबें पढ़ते हैं, कभी कभी जो सिंघानिया सर की जो बुक है उसको पढ़ते हैं, या कहीं और जाके किसी कोचिंग के मटेरियल पढ़ते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो सबसे बेसिक बुक जो आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए वो है NCERT की फाइन आर्ट्स वाली किताब। इसको पढ़ने के बाद ही आपकी जो इच्छा हो आप वो पढ़िए, मगर सबसे पहले आप ये वाली किताब पढ़िए। इस किताब से हर साल इसमें जो टेक्स्ट लिखे हैं उससे, इसमें जो फोटोज़ हैं उससे हर साल करीब न करीब कुछ क्वेश्चन आए जाते हैं। जैसे कि देखिए ये जो क्वेश्चन था, इसका आंसर आप NCERT इसी किताब की जो फाइन आर्ट्स वाली किताब, इसका जो चैप्टर 6 है उसे आप आराम से दे सकते हैं। लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है, इसको बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने यहाँ पर सब मेंशन कर दी है, इसको पढ़ सकते हैं। ये जो है वो कलिंगा स्टाइल का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये वाला। देखिए इसमें कौन सा डेटी है, इसमें कौन सा मतलब किस भगवान को इसको अर्पित किया गया, सब यहाँ चीज़ें दी गई है। इसका जो डांस हॉल है वो देवदासी सिस्टम से काफ़ी रिलेटेड है। देवदासी सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। देवदासी सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ क्यों प्रेवलेंट है, इसको रोकने के लिए क्या क्या हमारे पास कानून बने हुए हैं, ये सब मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। अभी नीचे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर सारे वीडियो जो बनाए हैं अभी तक मैंने इसके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वो सब पड़े हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? हड़प्पन सिविलाइजेशन, पेंटेड ग्रेवेयर, कुशान्स, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मुगल्स, अजंता पेंटिंग्स, मराठाज, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो दोस्तों जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग ये कैसे डेवलप हुई इसके बारे में पढ़ लीजिए आप। अजंता की गुफाएं इसके बारे में पढ़ लीजिए आप। गांधारा स्कूल, अमरावती स्कूल और अन्य दूसरे स्कूलों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो देखिए इनमें से बताना कि वो आपको जो कौन सा है जो करेक्टली मैच है। तो देख रहे हैं कि जो कुशान है इनके ज़माने में ही गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट फली फूली, ये सही मैच्ड है। बी मेरा आंसर है। गांधारा स्कूल के बारे में बताया मैंने यहाँ पर कि इसका इमर्जन ये जो है वो 1 BC के बाद से इमर्ज हुआ। ये जो स्कूल था वो ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल दोनों का एक फ्यूजन था। इसमें ग्रीक की भी प्रॉपर्टी थी और इसमें इंडियंस की भी प्रॉपर्टी है। जो सब्जेक्ट लिए गए थे इस आर्किटेक्चर में, जो सब्जेक्ट लिए गए थे वो थे इंडियन, मगर जो स्टाइल था वो था ग्रीको रोमन। यूपीएससी मेंस में इस पर एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाला पर हाल के सालों में, उसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि बाकी जो ऑप्शन है A, C और D क्यों गलत हैं, ये देखते हैं। जो पेंटेड ग्रेवेयर है दोस्तों वो था लेटर वैदिक काल के ज़माने का, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के ज़माने का नहीं था। मेरा एक हो गया गलत। जो अजंता पेंटिंग है वो गुप्ता काल के ज़माने का है, मुगल के ज़माने का नहीं है। सी हो गया गलत। अब देखिए जो पहाड़ी स्कूल है ये आया मुगल के ज़माने का, मराठा से इसका संबंध नहीं है। डी हो गया गलत। तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है बी, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में जो चीज़ें हैं, जरूरी चीज़ें हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, इसको आप पढ़ सकते हैं। एसर्सन कह रहा है हर्षवर्धन कन्वेंड द प्रयाग असेंबली। प्रयाग असेंबली क्या था? जो प्रयाग असेंबली है वो हर 5 साल पर इसको आयोजित किया जाता था एट प्रयाग। प्रयाग कहाँ है? ये है इलाहाबाद में दोस्तों। जो पूरी सेरेमनी होती थी वो शुरू होती थी सूर्य, शिव और बुद्धा इन तीनों के वर्शिप से। उसके बाद जो राजा थे, जो हर्षवर्धन थे, वो कुछ डोनेशन देते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क को डोनेशन देते थे वो। तो इसके बारे में कह रहा है कि ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। जी हाँ, एसर्सन भी सही है, रीज़न भी सही है, मगर जो रीज़न है वो एसर्सन का
करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो ये जो प्रयाग असेंबली हुई थी, ये महायान को इसको पॉपुलराइज करने के लिए नहीं हुई थी, इसको खुद को पॉपुलराइज करने के लिए हुई थी। तो मेरा सेशन से रीज़न सही है, मगर जो रीज़न है वो सेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरा आंसर है बी। अगला सवाल देखते हैं। Who among the following presided over Buddhist council held during the reign of Kanishka at Kashmir? कौन थे वो? तो दोस्तों इसका सीधा आंसर है, इसका आंसर है वासुमित्र। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो 72 AD में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये कश्मीर में हुई थी, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुषाण किंग कनिष्क। इसका जो प्रेसिडेंट था वो थे वासुमित्रा और इसका जो ड्यूटी थे वो थे अश्वघोष। इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के द्वारा जो बुद्धिज्म है इसको 2 सेक्ट में डिवाइड कर दिया गया था। कौन से 2 सेक्ट? महायान एंड हीनयान। आपको दोस्तों ये बताना है कि कितने बुद्धिस्ट काउंसिल अभी तक हेल्ड हुए हैं। 4, 5, 6, आपको 3 ऑप्शन है, 4, 5, 6। आपको बताना है कितने हेल्ड हुए हैं। जो 5th एंड 6th ये जो काउंसिल है वो दोनों एक ही देश में हुए हैं। वो कौन सा देश है आपको ये बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर? काउ, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर्स। कौन थे वो जो सील और टेराकोटा आर्ट में नहीं पाए जाते थे? तो देखिए, हमें हाथी मिला है, हमें राइनोसोरस मिला है, हमें टाइगर मिला है, हमें कहीं गाय देखने को मिला नहीं है इस सील पर। मेरा आंसर है ए। मैंने यहाँ पर सील के कुछ फोटोज़ यहाँ पर मेंशन किए हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर है यूनिकॉर्न सील, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर यूनिकॉर्न है। यहाँ है पशुपति का सील, इसमें भी कई सारे जानवर हैं। देखिए यहाँ पर टाइगर है, यहाँ पर हाथी देख रहे हैं आप, इसकी यहाँ पर सूंड है ना। बाकी भी यहाँ पर कुछ और जानवर हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है ब्राह्मणी बुल जो आप देख रहे हैं इस सील में। इसके नीचे है, ये भी यूनिकॉर्न सील का सील है एक। तो इन सब सील में देख रहे हैं कि आप कहीं गाय का कहीं फोटो नहीं है। बाकी भी सील हैं, वहाँ पर भी इसका जिक्र नहीं था। तो इसलिए मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है काऊ। इस क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं 2 लिस्ट। पहली लिस्ट है किसी एंशियंट साइट की, दूसरी है वहाँ की फाइंडिंग, वहाँ पे क्या पाया गया था। लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, बनावली, इन जगह पर क्या क्या पाया गया है आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, जो लोथल था वो एक सी के किनारे था, वहाँ पर हमें डॉकयार्ड मिला है। तो जो ए है वो मैच कर दिया 2 से। ये काफ़ी फेमस है दोस्तों, इसलिए मैंने पहले इसको मैच किया। ए को मैच किया मैंने 2 से। तो देखिए, आप काटना शुरू कीजिए। ए को 2 से मैच करने के लिए हमने काटा, ए काटा, मैंने यहाँ पर सी काटा। मुझे पता चला कि ए को 2 से मैच कर रहा है केवल बी में और केवल डी में। अब मुझे देखना है कि बी सही है या सी या डी गलत है। डी गलत है। देखिए, जो धौलावीरा है, धौलावीरा में क्या पाया गया था? धौलावीरा में दोस्तों पाया गया था एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। मैंने सी मैच कर दिया 4 से। देखिए, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा, इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो कालीबंगन है, कालीबंगन में हमें एक प्लाउटेड फील्ड मिली है, एक जुती हुई खेत मिली है। तो मैंने बी मैच किया 1 से। जब मैंने बी को मैच किया 1 से तो मुझे क्या मिला? मुझे अभी भी बी और डी ही मिला। अभी मेरा फंसा हुआ है, मुझे पता करना है कि सी और डी में से कौन सा सही है। तो जो सी से मैच कर गया 4, मैंने क्या किया? सी से 4 मैच कर मैंने मिला दिया बी। मेरा आंसर है बी। आप एनसीईआरटी जब पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री वाली, तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। किस जगह से हमें क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, जो मदर गॉडेस है वो हमें कहाँ से मिला, ये शायद मोहनजोदड़ो से मिला है। इसको आप ध्यान रखिएगा। जो प्रिस्ट है, जो टेराकोटा की जो मूर्ति है प्रिस्ट की, वो हमें कहाँ से मिला, ये सब चीज़ें आप याद रखिए। इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। इस क्वेश्चन में दिए गए हैं आपके पास कुछ भक्ति सेंट और उनका प्रोफेशन क्या था, आपको उससे मैच करना है। नामदेव, कबीर, रविदास, सेन, इनमें से सबका जो प्रोफेशन था वो क्या था आपको ये बताना है। तो देखिए, जो नामदेव थे वो एक दर्जी थे। तो मैंने ए को मैच किया 3 से। कौन कौन सा मैच हो गया दोस्तों? ए को मैच किया 3 से, तो मेरा आया बी, मेरा आया सी। मैंने ए को और डी को एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए, जो रविदास थे वो क्या करते थे? रविदास जी एक कॉबलर थे। मैंने सी को मैच किया 4 से। जब मैंने सी को 4 से मैच किया तो क्या हुआ दोस्तों? मुझे केवल बी ही मिला, मतलब मेरा आंसर है बी। तो देखिए, जो कबीर थे वो थे एक जुलाहे और जो सेन थे वो एक बार्बर थे, एक नाई थे। मेरा आंसर है बी। हम देखते हैं अब अगला सवाल। मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों, जो मंगोल्स थे उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में।
उनका एक भगोड़ा था, उनका नाम था ख्वारिज़म शाह, उनका पीछा करते हुए वो यहाँ आए थे। इल्तुतमिश ने इस पर्शियन राजा को यहाँ पर इंडिया में शेल्टर देने से इनकार कर दिया, इसीलिए जो मंगोल हैं वो इंडिया में पूरी तरह जो इसके जो भीतरी भाग है वहाँ तक घुसे नहीं। तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है इल्तुतमिश। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, मतलब कि गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग मुगल पीरियड? कौन सा था? कालीकट, भड़ौच, कैम्बे, सूरत। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सूरत। सूरत को कहा जाता था गेट ऑफ मक्का बिकॉज द पिलग्रिमेज टू मक्का स्टार्टेड फ्रॉम सूरत। यहीं से जाते थे मक्का की ओर इस पे हज करने। मेरा आंसर है डी। दोस्तों इस सवाल में आपको दिए गए हैं कुछ डिपार्टमेंट्स और उसको किसने कंस्टिट्यूट किया था आपको ये बताना है। यहाँ पर कौन सा सही है आपको ये बताना है। दीवान बंदागनी किसने किया था? इसको तुगलक ने किया था क्या? तो दोस्तों इसको तुगलक ने ही किया था। दूसरा है दीवान मुस्तकराज, इसको किसने किया था? इसको बलबन ने नहीं किया था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स। और जो दीवान कोही है इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसको शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जो दीवान अर्ज है इसको शुरू किया था बलबन ने, इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है ए, दीवान बंदागन इसको शुरू किया था तुगलक ने। बाकी तीनों गलत हैं। किसने शुरू किया था यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है, ये मीडिएवल एरा के कुछ डिपार्टमेंट्स थे। एसेसन में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली एंड फॉर 2 years लिव्ड इन अ कैंप कॉल स्वर्ग द्वारी। दोस्तों ऐसे सवाल बहुत बेहुदा टाइप के होते हैं, पता नहीं क्यों पूछते थे। रीज़न है एट दैट टाइम दिल्ली वाज रेवेज्ड बाई अ प्लेग एंड मेनी पीपल डाइड। अब यार ऐसे क्वेश्चन अगर आपको सेट करना है तो क्या कीजिए, आप एक बुक उठाइए, वहाँ से आप 2 लाइनें लीजिए और इसको असेसमेंट बना दीजिए। तो देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो जी हाँ दिल्ली उन्होंने छोड़ी थी, 2 साल के लिए वो इस जगह पर रहे थे। कैसे मालूम? मोहम्मद बिन तुगलक ट्राइड टू प्रोवाइड रिलीफ टू दोज अफेक्टेड एंड मेड एफर्ट टू इम्प्रूव एन एक्सटेंट कल्टिवेशन। यहाँ पर प्लेग हुआ था और कई सारे लोग दिल्ली में मारे जा रहे थे, तो इसी कारण से उन्होंने दिल्ली को छोड़ी थी। एसेसन भी सही है और रीज़न भी सही है। मेरा आंसर है ए। इसके बारे में जो और इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज मैसेज? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास, कौन थे वो? इसका आंसर है रामानंद। रामानंद कब से कब तक जिए? 1360 से 1770 तक। ये पहले भक्ति सेंट थे जिन्होंने अपने मैसेज को प्रोपेगेट करने के लिए हिंदी का इस्तेमाल किया। ये क्वेश्चन है रीजन टाइप। बैटल ऑफ खानवा ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1527 में। इसके पहले, इसके ठीक 1 साल पहले हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए बैटल ऑफ खानवा वाज सर्टेनली मोर डिसिसिव एंड सिग्निफिकेंट देन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या रीजन दिया गया है? राणा सांगा द राजपूत हीरो वाज सर्टेनली अ मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोदी। तो देखिए जो बैटल ऑफ खानवा हुआ था इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। इसके ठीक 1 साल पहले ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को भी हराया था। और चूंकि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पहले ही हरा दिया था, इसीलिए जो राणा सांगा हुआ मतलब क्या? राणा सांगा हुआ चैंपियन क्योंकि इसने लोदी को हरा दिया। देखिए ये है इब्राहिम लोदी, ये है राणा सांगा और ये है बाबर। राणा सांगा ने हराया लोदी को, इसका मतलब क्या? जो राणा सांगा है वो ज़्यादा मजबूत है। अब जो बाबर है, बाबर ने हरा दिया राणा सांगा को, मतलब क्या? इन दोनों में से जो बाबर है वो ज़्यादा ताकतवर है ना। इसी कारण से यह कहा गया है कि जो राणा सांगा था वो इब्राहिम लोदी से ज़्यादा बड़ा एडवर्सरी था। मेरा असेसमेंट में सही है, रीजन में सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मेरा आंसर है ए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देख करके आपको बड़ा मन कर रहा होगा कि हमें जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि पहले आप मॉडर्न इंडिया पूरा कीजिए, फिर आप पूरा कीजिए एंशेंट इंडिया। क्यों एंशेंट इंडिया? इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला, आपका एंशेंट इंडिया पेपर हो जाएगा, इसके अलावा आपका जो आर्ट एंड कल्चर है वो भी पेपर हो जाएगा। अब बात यह है कि इसको हम पूरा करें कहाँ से? तो एंशेंट इंडिया आपको पूरा करना है जो ओल्ड एनसीईआरटी है ना वो वाली, उससे अगर हो सके तो पूरा कीजिए, अगर नहीं हो सके तो उसको आप सेलेक्टिवली पढ़ लीजिए। चुन चुन के जो आपको अच्छा लगे उसमें जो आर्ट एंड कल्चर सेक्शन होता है ना उसको आप पढ़ डालिए। जब ये दोनों हो जाए उसके बाद आप आइए मिडिएवल पर। ध्यान दीजिए, दोनों होने के बाद आपको आना है मिडिएवल पर। उसमें भी आपको केवल आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन ही देखना है। आपको ये नहीं देखना कि कौन सी लड़ाई कहाँ हुई थी, किस लड़ाई में कौन हारा था। ये क्वेश्चन
पहले आते थे, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आ रहे। अगर एक आध सवाल आ भी जाएं तो आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उस हिसाब से सफलता, आपको उस हिसाब से फल नहीं मिलेगा। तो अगर एक सवाल करने के लिए आपको उतनी मोटी किताब पढ़नी पड़ रही है तो उसको सेक्रीफाइस करना थोड़ा सा ज़रूरी लगता है मुझे। उसके जगह पे आप अगर मॉडर्न इंडिया किताब पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया 2001 और 2000 के वो क्वेश्चन जो कि इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से आए थे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।